कि मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। इसी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। इससे हमारी इबादत गाहें तो मत छीनिए ना, हमारे घरों पे बुलडोजर तो मत चलाइए ना, हमारी कब्रों में तो हमें सुकून से सोने दीजिए ना। इसी ठसक के साथ देश की संसद में सीए का कानून भी लाया गया था और कहा गया था बड़े बड़े भाषण देकर के कि पड़ोसी देशों से हिंदू भाइयों को ला करके यहां नागरिकता दी जाएगी। लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाता हूं सर कि पिछले इतने दिनों में इनसे नागरिकता लेने के लिए 2000 व्यक्ति भी नहीं आए, जबकि इसके उलट इन्हीं की सरकार में पिछले 10 साल में 15 लाख से ज्यादा भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के बस गए। यह हुआ उस कानून का अंजाम। किसानों के खिलाफ भी कानून लाए गए थे। जिस तरह आज वक्फ के फायदे गिनाए जा रहे हैं, उसी तरह से किसानों को भी कृषि कानूनों के फायदे गिनाए गए थे। लेकिन अंजाम क्या हुआ? 700 किसानों की शहादत लेने के बाद सरकार को अन्नदाता किसानों के सामने घुटने टेकने पड़े और कृषि कानून वापस लेने पड़े। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। वक्फ संशोधन बिल जेडीयू ने समर्थन दिया, जिसके बाद जेडीयू में लगातार खलबली मची हुई है। आगामी समय में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में अल्पसंख्यक समाज जेडीयू से टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जेडीयू पार्टी में ही कई अल्पसंख्यक समाज से आने वाले नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। आज भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सदस्य सहित 26 लोगों ने इस्तीफा दिया। लगातार जेडीयू में घमासान मचा हुआ है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल यह मुसलमानों के द्वारा दान की गई संपत्ति के मैनेजमेंट पे सरकार की निगरानी को बढ़ावा देता है। इस बिल का समर्थन जेडीयू ने किया, जिसके बाद से ही जेडीयू में घमासान मचा हुआ है। बिहार की चर्चा करें तो बिहार में अल्पसंख्यक समाज पे एक तरफ आरजेडी मजबूत मानी जाती है, तो दूसरी तरफ जेडीयू भी मजबूत भूमिका में रही है। लेकिन अब जेडीयू की भूमिका कमजोर होती दिख रही है। आने वाले समय में चुनाव है। ऐसे में हम लोग चर्चा करेंगे कि जेडीयू में किस तरह से टूट हो रही है और इसका कितना नुकसान जेडीयू को झेलना पड़ेगा, क्या कुछ डाटा रहा है अल्पसंख्यक समाज के वोट बैंक से जेडीयू का, सारी चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस विस्तार को आगे बढ़ाने से पहले कांग्रेस के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी का वो स्पीच हम लोग चर्चा करते हैं, जो उन्होंने सदन में केंद्र सरकार पे निशाना साधते हुए समर्थन देने वाली अलग अलग पार्टियों पे भी इमरान प्रताप गढ़ी ने निशाना साधा। इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू या फिर जयंत चौधरी या चिराग पासवान या फिर देवे गौड़ा या फिर मांझी, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न ही वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमान न हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। इमरान प्रताप गढ़ी अपने साराना अंदाज में जम करके सदन में केंद्र सरकार तथा समर्थित पार्टियों पे जम करके बरस रहे थे। वक्फ बिल संशोधन पे जेडीयू ने जब से अपना स्टैंड क्लियर किया, समर्थन दिया, तब से ही लगातार बिहार की सियासत में उठापटक तेज हो गई है। चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में लगातार टूट के पीछे की क्या भूमिका है, कितना प्रभाव रहेगा, और अल्पसंख्यक समाज का जो वोट बैंक है वो जेडीयू से किस तरह से टूटता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि देखिए, कुछ महीने बाद चुनाव होना है, बिहार विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में ये मुद्दा इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि लगातार जेडीयू में कई अल्पसंख्यक समाज से आने वाले नेता इस्तीफा अब तक दे चुके हैं। जेडीयू नेताओं को मुख्य तौर पे बिहार चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक होने का डर है। हालांकि यह डर पहली नजर में जायज लग सकता है, लेकिन डेटा एक अलग ही जो तस्वीर है वो बयां कर रही है। जब नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ा तो 2014 के लोकसभा चुनावों में उन्हें
मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा जेडीयू को मिला, जिसने आरजेडी के और वोट बैंक में सेंध लगाई। लेकिन 2015 के बाद स्थिति का एक डेटा अलग ही तस्वीर को दिखाता है। देखिए, हम लोग इसमें डेटा पे बात करेंगे कि अल्पसंख्यक समाज किस तरह से जेडीयू के साथ अलग अलग चुनावी समीकरण में जुड़ता रहा है। देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं 2014 की। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनावों में जब नीतीश नरेंद्र मोदी विरोधी खेमे में थे, तब मुस्लिम मतदाताओं के बीच उनकी काफी लोकप्रियता थी। 2014 में जब जेडीयू ने लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन से चुनाव लड़ा, तो उस वक्त उन्हें 23.5% मुस्लिम वोट मिला था, जैसा कि CSDS लोक नीति सर्वे में यह आंकड़ा सबके सामने आया। 2015 के विधानसभा चुनावों में जब नीतीश महागठबंधन का हिस्सा थे, तो गठबंधन ने 80% मुस्लिम वोट हासिल किया, जैसा कि रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं 2015 की। 2015 के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया, तो चीजें बदल गई। जो समीकरण था, जो अल्पसंख्यक समाज का वोट बैंक नीतीश कुमार की तरफ झुकाव था, वो उसमें एक बड़ा परिवर्तन देखा गया। विधानसभा चुनावों में जेडीयू गठबंधन सिर्फ 5% मुस्लिम वोट हासिल कर सकी। 2019 के लोकसभा चुनावों में सिर्फ 6% मुसलमान ने जेडीयू गठबंधन को वोट दिया, जबकि 80% ने आरजेडी को अपना समर्थन दिया। देखिए, लालू प्रसाद यादव का अल्पसंख्यक समाज पे कोर वोट बैंक माना जाता है। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि यह रुझान थोड़ा बहुत 2024 के लोकसभा चुनावों तक जारी रहा, जहां बिहार में सिर्फ 12% मुसलमानों ने जेडीयू गठबंधन को वोट दिया, जो 2014 की स्थिति से 50% की गिरावट देखी गई। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की मुस्लिम आबादी 1.75 करोड़, जो राज्य की कुल आबादी की 17% है। 2024 के लोकसभा डेटा के अनुसार बिहार में 7.64 करोड़ मतदाता हैं। अगर हम 2011 की जनगणना के आंकड़े को देखें, तो 17% मुस्लिम आबादी के डेटा को आगे बढ़ाएं, तो बिहार में मुस्लिम मतदाताओं की अनुमानित संख्या लगभग 1.29 करोड़ होगी। बिहार के चार मुस्लिम बाहुल्य जिलों का विश्लेषण जो 2024 विधानसभा क्षेत्रों में फैला हुआ है, दिखता है कि जेडीयू ने 2015 के चुनावों में जहां 7 सीटें जीती थी, हालांकि 2020 में जब जेडीयू एनडीए के साथ था, उसने सिर्फ 3 सीटें जीती। इन जिलों में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इसलिए यह जो आंकड़ा है, इससे स्पष्ट रूप से दिखता है कि जेडीयू जैसे ही मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए के साथ जुड़ती है, वैसे ही मुस्लिम समाज का जो वोट बैंक है, वो जेडीयू खोना शुरू कर देती है। मुस्लिम उम्मीदवारों के प्रदर्शन को देखें तो यह तस्वीर भी उभरती है कि 2015 में जेडीयू ने 7 मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, हालांकि उनमें से 5 जीते। हालांकि 2020 में 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने के बावजूद जेडीयू का कोई भी उम्मीदवार जीत नहीं सका। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जब नीतीश कुमार मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए के साथ जुड़ते हैं, तब नीतीश कुमार का अल्पसंख्यक समाज पे वोट बैंक कमजोर होता है। यह साफ दिखाता है कि 2015 के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन करने से जेडीयू को अपना मुस्लिम वोट बैंक की कीमत चुकानी पड़ी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मुस्लिम उम्मीदवार उतारने के बावजूद नीतीश कुमार की पार्टी के लिए यह दाव काम नहीं आया। इसलिए यह सिद्धांत कि वक्फ बिल का समर्थन करने से जेडीयू मुस्लिम वोट खो देगा, ज्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि 2015 के बाद पार्टी को वास्तव में मुसलमानों का भरोसा कभी नहीं मिला है। यह जो आंकड़ा हमने बताया, यह लगातार कई चुनावों का आंकड़ा है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह आंकड़ा दिखता है कि जैसे ही नीतीश कुमार मोदी सरकार की एनडीए नेतृत्व के साथ जुड़ते हैं, तो फिर नीतीश कुमार का अल्पसंख्यक समाज से जो वोट बैंक का झुकाव है, वो कमजोर होता है। वक्फ बिल संशोधन को लेकर के ये बात बिल्कुल सही है कि जेडीयू में लगातार घमासान है। कई अल्पसंख्यक समाज के नेता छोड़ चुके हैं पार्टी को, और जमकर के विरोध भी हो रहा है। मुस्लिम समाज से आने वाले लोग कह भी रहे हैं कि नीतीश कुमार को ध्वजवाहक वो मानते थे, क्योंकि वो सभी समाज से आने वाले लोगों का सम्मान करते थे। लेकिन अब नीतीश कुमार की जो भूमिका है, उसमें कहीं न कहीं अल्पसंख्यक समाज टूटता हुआ दिख रहा है। लेकिन यह आंकड़ा यह भी दिखाता है कि मोदी सरकार की एनडीए नेतृत्व वाली गठबंधन के साथ जैसे ही नीतीश कुमार जुड़ते हैं, तो नीतीश कुमार का जो अल्पसंख्यक समाज का वोट बैंक है, वो भी कमजोर होता है। हालांकि इस पूरे मामले में लगातार विरोध जारी है। कल इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी, और कई नेता हैं जो अलग अलग आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए, पूर्णिया के सांसद हैं, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा
कि बीजेपी ने जेडीयू को पूरी तरह से तोड़ दिया है, हाईजैक कर लिया है। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से वक्फ बिल संशोधन का समर्थन किया, जेडीयू ने समर्थन किया, उसके बाद से ही लगातार ये टूट जो है पार्टी में देखने को मिल रहा है। लेकिन आंकड़े भी कह रहे हैं कि जैसे ही नीतीश कुमार मोदी के साथ आते हैं तो फिर अल्पसंख्यक समाज का जो भरोसा है वो नीतीश कुमार से टूटता है, कमजोर होता है। आरजेडी मजबूत स्थिति में ऐसे समय में दिखती है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मनीष यादव भी जुड़े हैं इस डिबेट में। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है बिहार मिरर पे। जी धन्यवाद। देखिए मनीष जी, इस वक्त बिहार में वक्फ बिल संशोधन को लेकर के जेडीयू में घमासान है। ऐसे में जेडीयू की जो भूमिका है वो अल्पसंख्यक समाज के वोट बैंक पे कमजोर होती हुई दिख रही है, और जो नुकसान है वो जेडीयू को होने जा रहा है, क्योंकि लगातार जेडीयू में कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज से आने वाले नेता जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं, लगातार पार्टी में विरोध चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के सांसद, उन्होंने कहा कि हवा किसी की नहीं है, अगर जलेगा, आग लगी है तो फिर इसका जो असर है वो हर एक पार्टी को देखने मिलेगा जो भी समर्थन कर रही है, उसमें चाहे वो चिराग हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, या फिर चंद्रबाबू नायडू हो, या फिर मांझी हो। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार अल्पसंख्यक समाज पे के वोट बैंक पे कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। हाँ शुभम जी, आपने इमरान प्रतापगढ़ी का जिक्र किया। उसने बहुत ही लाजवाब शायरी बोली संसद में, और आपने भी शायरी कही, तो उसका ही एक हम शायरी से ही जवाब देना चाहेंगे, जो कि अभी के जो एमएलसी हैं जेडीयू से, गुलाम गौस, और उसका कहना था कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसफिल है, फैसला हमें क्या देगा। मतलब कहने का है कि मारने वाला ही मेरा मालिक है, तो वो हमें फैसला क्या देगा। तो ये अभी का जो प्रकरण है वक्फ बोर्ड का, और वो पारित भी हो गई है। और जदयू 2005 में जब आई इस सत्ता में, तो उसका तभी सॉफ्ट कॉर्नर था मुसलमानों के प्रति। उसने बहुत सारे स्कीम लाए थे, उसमें जैसे कि आप एक वजीफा है, तालीम मरकज थी, और दूसरे आप देखिएगा औजार स्कीम था, जिसके तहत औजार वगैरह दिए जाते थे। तो बहुत सारे स्कीम लाए थे मुसलमान के प्रति। तो 2005 से 10 में उसका बहुत बढ़िया आपका ये था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया, और उसका अभी का जो आप प्रकरण देख रहे हैं, जिसमें कि उसका सीधा सीधा एनडीए के तरफ, और एनडीए का ही भाषा बोलना शुरू कर दिए नीतीश जी हो, चिराग पासवान जी हो, ये सभी का, और जीतन राम मांझी हो। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं उसका आप देखिएगा कि 2010 9-10 में, वो 2005 से जो 10 का जो उसका था, उसमें बहुत उनको फायदा मिला। जो वोट परसेंटेज था मुस्लिम का, वो झुकाव था जदयू के तरफ, उसको वोट भी मिला, उसका इजाफा भी था, जो 2005 में उन्होंने उसके लिए स्कीम लेके आए। और साथ ही आप देखिएगा कि उसने जो राज्यसभा भेजे, एक पसमानदा समाज से आते हैं अली अनवर अंसारी जी, जिसको लगातार 2 बार जदयू ने उसको राज्यसभा भेजा, और कहकशां परवीन को भेजी, डॉक्टर एजाज अली को भेजे। तो शुरुआत के दौर में तो मुस्लिम के प्रति उनका रुझान ठीक था, लेकिन 2015 में जैसे आप जानते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन हुआ, तो वहां तो लाजमी था कि मुसलमानों का वोट मिलना था उनको, वो वोट उनको मिला भी। और जब फिर ये गठबंधन टूटा 2017 में, वो आए, तो वहां पे उनका सीधा सा ये टैगलाइन अलग हो गया कि आप हमें वोट दो या ना दो, हम आपके लिए काम करते रहेंगे। ये सीधा एक कहिए कि 2017 से ही नीतीश जी का मुसलमानों के प्रति थोड़ा अलग नजरिया शिफ्ट होता हुआ दिखा, जिसमें कि
उनका कहना था कि आप वोट दीजिए या ना दीजिए, हमने जो काम किया है, हम आपके लिए काम करते रहेंगे। तो और आगे भी उनका ये बयान और उनके जो जितने भी प्रवक्ता हैं, उनका भी ये कहना था कि अगर ये नहीं कुछ बोलेंगे, नहीं करेंगे, जैसे कि आप एक नीरज जी हैं, उनका ही भाषण का आप उठाइएगा, तो उनका कहना था कि ये जो लोग हैं, बिना नाम लिए गुलाम रसूल साहब बलियावी का नाम लिए उसने कहा था कि अगर ये लोग नहीं करेंगे कुछ तो इनका दुकान बंद हो जाएगा। तो ये ऐसे सब बातें भी उठी थी और 2015 के बाद 2017 में जैसे ही आए, तो वहाँ से ही इसका सॉफ्ट कॉर्नर आप देखिएगा कि एनडीए के साथ उनका बोलना, उनके साथ उनके सुर में सुर मिला के चलना, ये सारी बातें होती रही और अभी उनका आप ललन सिंह का स्पीच लोकसभा में एनडीए की तरह ही बोलना और यहाँ पे जितने भी उनके प्रवक्ता हैं, सबका सुर एक ही है। और जैसे कि आप एनडीए गठबंधन में और चिराग जी को भी देख रहे हैं, तो चिराग जी के बाबूजी 2005 में उनका एक बहुत ही मतलब बोलिए जोरदार तरीके से मुसलमानों के प्रति इतना बड़ा रुझान था कि उसने बोल दिया कि 2005 में कि हमको मुस्लिम मुख्यमंत्री ही चाहिए, तभी हम सपोर्ट करेंगे। उस समय उनका वोट परसेंटेज 12% था, उसके बाद ले आज तक उसको 12% वोट नहीं आया। तो उसके बाद 2014 से पहले चिराग जी के कहने पे ही रामविलास जी एनडीए के साथ चले गए। वहाँ पे फिर आप देख ही रहे हैं कि वो एनडीए का ही अभी तक गुणगान कर रहे हैं, उन्हीं के सपोर्ट पे वो चल भी रहे हैं। और इसी बीच में आप देखिएगा कि गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि इरादे शरिया एक मुसलमान में है जिसके बैनर तले वो बोले कि हम इस बिल पे संशोधन इसके अंतर्गत विरोध करेंगे। मतलब इरादे शरिया के अंतर्गत वो बिल में क्या सब है उनको पढ़ेंगे, उसके बाद इसके बैनर तले वो गुलाम रसूल बलियावी जी का कहना है कि हम इसका विरोध दर्ज करवाएँगे। तो ये सब सारी बातें हैं और उनका ये भी कहना है, उसने हालाँकि बोल दिया है, उसपे अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है। उनका कहना था कि रंगनाथन मिश्रा का जो रिपोर्ट है, उसको आप लागू कीजिए, रघुनाथ कमिटी को आप लागू कीजिए। इस पे अभी तक प्रतिक्रियाएँ नहीं आई हैं, लेकिन एमएलसी पूर्व एमपी हैं गुलाम रसूल बलियावी जी, उनका ये कहना है कि आप इसको भी लागू कीजिए अगर आप वक्फ बिल बोर्ड को पारित कर दिए हैं। तो आगे आने वाले समय में देखना होगा कि कितना नुकसान जदयू को हो रहा है। ऐसे तो साफ-साफ दिख रहा है कि मुसलमान अभी उनसे कटता हुआ दिख रहा है, किनारे लेते हुए दिख रहे हैं। समय के साथ बदलाव जदयू में दिखा है, 2017 से ही उनका टैगलाइन अलग हो गया था। धीरे-धीरे मुसलमानों को अब समझ में आई है कि ये हमारे मतलब कब से अब जब भाषण जिसका जहाँ से चला है, तो अब धीरे-धीरे समझ में आ रहा है कि क्या हमारे साथ इतने दिनों से छलावा कर रहे थे नीतीश जी। अब समय रहते अगर हम लोग नहीं सँभले तो क्या होगा? इस बिल का हम लोग विरोध कैसे दर्ज कराएँ? बहुत सारे बैनर तले हैं मुसलमानों में भी और कितने तो आपको इधर के कुछ आजकल के ही समय में क्या बोलते हैं हाई कोर्ट भी आप चले गए हैं। कि इसको इसके अगेंस्ट में आप यहाँ किशनगंज का ही ले लीजिए कि जो सांसद महोदय हैं, तो वो हाई कोर्ट चले गए हैं केस करने के लिए इस बिल के खिलाफ। तो कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है और देखिए आगे आगे आने वाले समय में क्या होता है और जदयू को इसे अभी के समय में जदयू और खासकर जो अभी हमारे विधानसभा जो चुनाव होने वाला है बिहार में, जदयू चिराग जी, मांझी जी, जितने भी यहाँ से सपोर्ट किए हुए हैं, उन सभी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है।